अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली कराया जी आया नू वशत के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। तो नया दिन है, नई सुबह है, नया आज़म है और इस सब के साथ हम आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। आज भी कई मौज़ूआत हैं, लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात। खुदा ताला जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। वो कहा जाता है ना कि अगर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो ये ना कहें कि मुश्किलात कितनी बड़ी हैं, अपनी मुश्किलात को ये बताएं कि आपका खुदा, आपका अल्लाह कितना बड़ा है। तो फिर इसी अच्छी बात से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वैसे मुश्किलात की हमने बात की हैं, कल कुछ डिफ़िकल्टी में लग रही थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और अगर कहा जाए पहला दिन के अख्ताम पे न्यूजीलैंड को 60-40 एज हासिल है बिकॉज ऑल्दो के उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन 300 प्लस का स्कोर हो चुका है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जो कि नेशनल स्टेडियम में जारी है, और कॉनवे ने एक बार फिर सेंचुरी बना ली है। सलमान अली आगा वाला सरप्राइज पैकेज, उन्होंने जो है 3 विकेटें ली, नसीम शाह ने 2 विकेटें अपने नाम की हैं। सो देखना यह है कि आज के आने वाले दिन में क्या होगा। न्यूजीलैंड ने राइट नाउ 309 रन बना रखे, 6 उनके खिलाड़ी आउट है, लेकिन एक बार फिर मैच से पहले कहा जा रहा था कि पिच ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन फिर जैसी हुई तो फास्ट बॉलर हैं मिचेल मैक्लेनेगन, उन्होंने पिच पे किया तंज और उन्होंने कहा कि क्या ज़बरदस्त सड़क है। बाद में मिचेल मैक्लेनेगन की जो वफादारी है, आपको बेहतर पता है कि वो किस मुल्क से और किसकी IPL में खेलते हैं। सो लेट्स नॉट पॉन्डर अबाउट दैट। उनको चाहिए कि वो अपना करियर IPL का, आई एम सॉरी मेरे मुंह से नाम निकल गया, उसको तूल करें। हम अपने यहाँ क्रिकेट पक्की कर लेंगे। इसीलिए दैट्स वाई पाकिस्तान क्रिकेट को तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की जो तंज हैं, ये बचकाना, उनसे बचा जा सके। और शो में आज हम क्या डिस्कस करेंगे जी? उम्र तो कम है मगर हौसले हैं जवान। ननकाना साहब में तालबा लोगों की मदद करने लगी हैं। अब ये कैसे हो रहा है, इनके काम को भी सराहेंगे और इनसे बात भी करेंगे कि ये छोटे छोटे जो हैं लोग, ये कैसे इतनी बड़ी कम्युनिटी की सर्विसिंग करने में मशगूल हो जाते हैं। आज शो में, जैसे कि हम हमेशा से हमारी कोशिश होती है, हमारे प्लेटफॉर्म से उन हीरोज़ को आपसे मिलवाएं जो इतना कुछ करते हैं मुल्क के लिए, इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ख़ासतौर पर जब बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, फिजिक स्पोर्ट्स की बात आती है, तो भाई साहब ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन जितनी मुश्किल से ये गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, दे डिज़र्व टू बी ऑन द नेशनल टेलीविजन। तो आज ऐसे ही एक प्लेयर है, एक बॉडी बिल्डर है, उनसे आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम इन्होंने किए हैं। ठीक है, सबका ये सवाल है कि जो पुराना था वो तो चला गया, अब जो नया साल आया है वो कैसा रहेगा, क्या कुछ होने जा रहा है, सियासत में क्या होगा, सियासत से लेके खेल तक और उस आपकी पर्सनल ज़िंदगी तक क्या कुछ होने जा रहा है। आगे चल के माहिर इल्म नजूम से भी बात करेंगे, और भी मौज़ूआत और रिपोर्ट्स जो है वो इस शो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ज़रा थोड़ी सी आज सियासत में हम एंट्री डालते हैं जी शो में, और बात करेंगे हम उस बैठक की जो कभी हरीफ होते थे, वो हलीफ होते होते भी हरीफ ही नज़र आते हैं। बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी की मेज़बानी में इजलास हुआ। MQM ने कानून साजी के ज़रिए कराची की 73 यूसीज़ में नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत की कानूनी टीम ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि नई हल्का बंदियों के लिए कम से कम 4 माह चाहिए। आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद जनवरी में भी इलेक्शन ना हो। इलेक्शन के ऐलान के बाद हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं है, ये PP की टीम ने कहा, जो उनकी लीगल टीम है। सिर्फ कराची में हल्का बंदियों से अदालत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाई जी हमने, वो आपको दिखाते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल हाउस कराची में इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। वफाक की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और अयाज सादिक ने की। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द इजलास में शरीक हुआ। MQM ने कराची भर की 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियाँ तब्दील करने का मुतालबा किया। ख्वाजा इज़हारुल हसन और वसीम अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत कानून साजी के जरिए हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन है, जिस पर सिंध हुकूमत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का ऐलान होने के बाद हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। सिर्फ कराची में हल्का बंदियों की तब्दीली से अदालती केसेस का सामना करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत की कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि नई हल्का बंदियों के लिए कम से कम 4 माह चाहिए। वोटर्स और यूसीज का रद्दोबदल मामूली अमल नहीं। इजलास से कबल PP रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी को रिपोर्ट पेश करते हुए बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी न करवाने की दरख्वास्त की। बताया कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं, नताइज पीपल्स पार्टी के हक में हैं।
तो एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की मुलाकात में हल्का बंदियों के मामले में पेशरफ तो ना हो सकी। हुआ फिर ये कि वफाकी वज़रा खुसूसी तैयारे के ज़रिए वापस इस्लामाबाद भी रवाना हो गए, जिसको कह सकते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। बिलावल हाउस कराची में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी थे, अयाज सादिक भी थे और मलिक अहमद ख़ान भी शामिल थे। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर एमक्यूएम और सिंध हुकूमत के दरमियान जो जमूद है वो बरकरार रहा है और इजलास बेनतीजा ख़त्म रहा है। एमक्यूएम ज़राई के मुताबिक आज होने वाले जनरल वर्कर्स इजलास में हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर रास्तों पर कारकुनान से राय ली जाएगी। कल एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक और मुलाकात का भी इम्कान है। ये मुलाकात तो एक बहाना है, लेकिन देखना यह है कि क्या कुछ हो पाएगा इस हवाले से आगे चल के या नहीं। इट्स ऑल अबाउट द कराची, और कराची में जब ये कहा जा रहा है कि कराची का मसला डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, कराची का मसला कम्युनिटी सर्विसिंग है, कराची का मसला बहुत बड़ा मसला है ये, लेकिन वो मसाइल जो है ना वो गलियों से रिश्ते हैं। वो मसाइल कराची के उन पतली गलियों से, उन सड़कों से निकलते हैं जिन पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे ही जमूद बरकरार रहा तो फिर मामला भी जूं का तू रहेगा। जूं की तू तो नहीं थी कल की पिच, थोड़ा बहुत था कुछ मामला, लेकिन आखिर में जब रिवर्स होते हुए देखा तो अब जो मेरी तरसी हुई आंखें थी ना उनको थोड़ी सी ठंडक मिली। लेकिन फिर साथ ही मुझे ये ख्याल आया कि जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे। जब मैंने देखा कि घूमती हुई गेंद ने जो है वो क्लासिक ऑफ स्पिनर जो डिसमिसल होता है, जब बोल्ड हुआ तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि उस्ताद वहाँ भी कुछ हैं स्पिनर, तो हमारा क्या होने जा रहा है। इस सब पे जो है वो हम बात भी करेंगे। उबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने भी कल गुफ्तगू की और उन्होंने भी अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया दूसरे टेस्ट की पिच पर। उन्होंने कहा कि पिच पे मजीद बाउंस होना चाहिए था। शाहिद आफरीदी क्या कह रहे थे, सुन लेते हैं पहले। मैं अभी भी इस पिच से मुतमईन नहीं हूँ। मैं तकरीबन कोई 3 दफ़ा आमने सामने ग्राउंड मैन के साथ, फिर 2 दफ़ा फोन पे मेरी उनके साथ बात हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसी का पिच हो और इसमें बाउंस और ज्यादा हो। जो नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट T20 का होगा, मैंने इनको कहा है कि वो प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा जिसका 130 135 प्लस का स्ट्राइक रेट ना हो। 8 महीने से आपकी क्रिकेट एकेडमी बंद है, उसके अंदर कोई कोचेज ही नहीं है, तो बच्चा किधर एक्सपोजर कहाँ देंगे बच्चों को, उसकी ग्रूमिंग किधर होगी। खैर शाहिद भाई ने तो और भी बहुत सारी बातें की और ये स्ट्राइक रेट वाली बात भी हम करेंगे। और अदील अज़हर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और जो सुनी गुफ्तगू उस प्रोग्राम के एंकर। अदील भाई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग फ्रेश सर। और लेकिन द पिच वाजंट दैट फ्रेश जो हमने एक्सपेक्ट किया था, या फिर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब भी क्यूरेटर से बात होती है ना तो वो कल मैं कुछ हमारे दीगर कुछ सीनियर जैसे नसीम राजपूत और वो शो जो करते हैं तो उनके पास जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे उन्होंने ये चीज़ कही और मैं चाहूँगा ये कोट करना। एक्सपर्ट ये कहते कराची में वो पिच बन ही नहीं सकती, पिंडी और मुल्तान वाली मिट्टी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में हम शायद बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर गए थे कि जी हमें कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक दोस्त मुझे भी कह रहा था, याद है वो वाला टेस्ट मैच जो आसिफ ने इंडिया को किया था, तो इवन दैट वाज नॉट अ वेरी बाउंसी विकेट, वो आसिफ का अपना टैलेंट भी था। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पिच जो आखिर में जाके रिवर्स हुआ है, वरना शुरू में तो इट वाज लाइक। देखिए फैसल अगर आखिर में भी जाके रिवर्स हुआ है तो आई थिंक रिवर्स स्विंगिंग जो बॉल होती है ये बॉलर की अपनी कैपेबिलिटी पे होती है, उसका विकेट में कोई इतना खास रोल आई मीन एक्चुअली रिवर्स स्विंग की ज़रूरत ही आपको डेड ट्रैक पे पड़ती है। पाकिस्तान देखिए कुछ चीज़ें आपको ज़रा समझनी पड़ेंगी और वो ये है कि पाकिस्तान में क्या विकटें हम क्या वाकई बहुत सीमिंग ट्रैक्स कभी बनाया करते थे या कभी हम वाकई कानपुर तरह की स्क्वायर टर्नर्स बनाया करते थे। पाकिस्तान की विकटें जनरली सपोर्ट करती रही हैं बैट्समैन को, वो बल्लेबाजों के ट्रैक रहे हैं। आपकी बॉलिंग की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी 80s में 90s में, वसीम वकार एंड देन शोएब, आसिफ का आपने जिक्र किया। कराची की विकेट के हवाले से मुझे जो याद पड़ता है जब से हमने होश संभाला है, मैं याद था जी कि पहले दिन में पहले 1-1.5 सेशन में वो सीमर्स को मदद करती है। अगर आपको याद हो इरफान पठान का वो एक ज़बरदस्त स्पेल कराची में, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले होंगे, जिस तरह कम बैक करके फिर भी जीते थे हम वो टेस्ट मैच। उसके बाद उस विकेट में कुछ भी नहीं रहा था, वो एक बिल्कुल डेड ट्रैक बन गई थी। कामरान अकमल ने काम बराबर कर दिया। कामरान अकमल थे, शोएब अख्तर ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी मुझे याद है उस मैच में, और वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था एंड इट वाज एन अमेजिंग गेम। कहने का मतलब जो है ना वो ये है कि हमारी एक गलत एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कराई जाती हैं। देखिए उसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक ना नए बोर्ड के साथ भी है। जब भी ऐसा होता है नई हुकूमत आती है वो कहती है जी हम तो सारे मसलों के हल हमारे पास हैं, ये मसले अभी सॉल्व करते हैं। अभी हमने रिसेंटली पिछले 1 साल में पाकिस्तान में देख लिया, नहीं होते। जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपने कहा जी डायमंड क्रिकेट
क्लब पिंडी के क्यूरेटर को आपने, जिनका ताल्लुक चकवाल से, आपने उनको बुला लिया। कराची की इधर कभी पिंडी की घास देखी है आपने? कभी पिंडी की सॉइल देखी है आपने जिस पे वो विकेटें बनाई जाती हैं? या तो ये बोल दें कि जी हमने दोनों की जो वो है मिट्टी है वो एक ही जगह से प्रोक्योर की है या एक ही जगह से हम लेकर आ रहे हैं, और उसमें फिर भी कराची में द वेदर इज़ ह्यूमिड, इस्लामाबाद में उतना ह्यूमिड वेदर नहीं होता, वहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर है। ये सिर्फ आई थिंक गलत एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई थी। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, कल मैं लाला को भी हमारे ही प्रोग्राम में बात हो रही थी, बड़ा मजेदार और बड़ा अच्छा इंटरव्यू लाला कर रहा है, उसमें एक दो बातें ज़ाहिर है काफ़ी कल वायरल भी मैं देख रहा था इंटरनेट पे हो रही हैं, स्पेशली अबाउट द स्ट्राइक रेट पार्ट। लेकिन मैं ये सोच रहा था पूछूं लाला से सवाल कि लाला खुदा ना खास्ता अगर बाउंसी ट्रैक बन भी जाता तो हम कैसे खेलते हैं? यानी अगर आप वहाँ पे टिम साउदी किस्म का बॉलर खेल रहा है उनका, तो फिर कहीं मसला हमें उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। आज भी ये विकेट जो बनी है आप देखें, इसमें जो सलमान आगा ने कल डैरल मिचेल को बोल्ड किया है, वो बॉल बहुत ज़बरदस्त स्पिन हुई है। यानी मिचेल को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, और मेरे ख्याल से आगा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सलमान के ये बॉल इतनी स्पिन होगी। सो मेरा ये ख्याल है हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्रिएट कर दी गई थी। ये विकेटें चेंज होने का ये इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। इट इज और वो लॉन्ग टर्म प्लान ये भी अदिल भाई कि क्या वो सूट भी करता है, बिकॉज डोमेस्टिक भी तो यही हो रही है ना हमारी। तो हम डोमेस्टिक पे अचानक से 360 टर्न तो हम नहीं ले सकते, इट नीड्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नाउ कमिंग टू द टेस्ट मैच, हमने कल देखा न्यूजीलैंड ने कंफर्टेबल स्टार्ट किया और 150 से ऊपर तो कोई उनका विकेट भी नहीं था। देन नसीम शाह वो आए, उन्होंने पूरी जान लगाई और फाइनली पहला एलबी मारा, एंड देन फिर वक्फे से विकेटें गिरती रही। 60-40 न्यूजीलैंड राइट नाउ? नहीं बिल्कुल, न्यूजीलैंड हैज़ एन एडवांटेज राइट नाउ। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड ये करेगा कि आज हम पहले सेशन में क्या करते हैं। अगर हमने 350 के अंदर इनको आउट कर दिया तो फिर आप कहेंगे कि 50-50 ये गेम हो गई है। लेकिन हमने पिछले मैच में भी देखा था, अभी ब्रंडल इज प्लेइंग, खेलता है, प्रॉपर बैट्समैन है। एंड देन सोडी हमने लास्ट मैच में भी देखा कि हमें बहुत फ्रस्ट्रेट किया उसने अपने कप्तान, जो साबिक कप्तान इनके थे विलियमसन, इनके साथ बैठ के विकेट अच्छी इनकी शराकतदारी रही। सो अगर हमने 350 से पहले आउट कर लिया तो कोई उम्मीद है, अदरवाइज आई थिंक पिछले टेस्ट मैच की तरह हम कैचिंग अप गेम ही खेल रहे होंगे। आदिल भाई मैं ये आपसे बात करना भी चाह रहा था, वाज वेटिंग कि आप कब आएँ। मुझे मेरी इस वक्त जो बैटिंग लाइन है दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इन सेंसेस, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे पास एक बाबर आजम है, और लेट्स बी वेरी फ्रैंक नाउ कि अगर नया साल है तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। मैं एक अपनी 1 डाउन पोजीशन को ख़राब कर रहा हूँ। अगर बाबर 1 डाउन पे आते हैं देन मेरे पास नीचे मज़ीद जगह निकलती है। सरफराज की हमें जो है पोजीशन वो भी तय करनी पड़ेगी। हम सिर्फ कुछ दोस्तियाँ यारियाँ निभाने के लिए जस्ट पुटिंग 1 प्लेयर आउट ऑफ द टीम। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं तो ये बैटिंग लाइनअप आपको अगर इसको मज़ीद सिंक्रोनाइज़ करना है, इसमें क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे? प्लीज़, पाकिस्तान की विकेटों का मतलब तो यहाँ तो आगे हर कोई रन कर रहा है, बट अगर हम कोई सीमिंग विकेट पे जाएं, इवन किसी अच्छी बाउंसी विकेट पे जाएं, व्हाट बैट्समैन वुड यू लाइक कि जी आप प्लीज़ अब बाहर हो जाएं और ताकि ये चीज़ें सेट हो जाए हमारी? देखिए पाकिस्तान के जो इस वक्त हमने जो इस साल क्रिकेट खेली है और काफ़ी सारे हमने टेस्ट क्रिकेट जो खेली है और पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे खेली है। द ओनली अवे सीरीज दैट वी हैड दिस ईयर वाज इन श्रीलंका। आप कह सकते हैं श्रीलंका थोड़ा बहुत हमारे मिलती जुलती कंडीशंस हैं, थोड़ी सी वहाँ पे लो ट्रैक होता है, और वहीं पर पाकिस्तान अपने इस साल की जो वाहिद फतह हमें मिली है वो भी गोल में मिली है, बाकी तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। हमारी बैटिंग एक्सपोज फैसल वहाँ पर होती है जहाँ पर थोड़ी बॉल हिलना जुलना शुरू हो जाती है, जहाँ पे थोड़ी सी बॉल विकेट ग्रिप करना शुरू हो जाती है। यही प्रॉब्लम एक्चुअली रिजवान के साथ, रिजवान के डाउनफॉल की वजह जो बनी है ना वो यही बनी है। जहाँ पे बॉलर को थोड़ी सी विकेट पे मदद मिलेगी रिजवान स्ट्रगल करेंगे। अब वो किस तरह उम्र के इस हिस्से में आके अपनी इस चीज़ को ओवरकम करेंगे मुझे नहीं पता। मैं ये समझता हूँ इस तरह की विकेटों पे सरफराज जो हैं वो रिजवान से ज़्यादा बेहतर बैटिंग का मुजाहरा कर सकते हैं। So that leaves him out of the team? सरफराज की विकेट कीपिंग एक इशू है, एक सवालिया निशान है। इवन तो अभी तक तो कहते हुए अजीब सा लग रहा है कि उन्होंने कोई चांस दिया नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए, कीपर को चांस नहीं देना चाहिए। कीपर भी इंसान होता है, बट एक मैच में अगर 3-4 चांसेस दे रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर विकेट कीपिंग। आपके इंस्टिंक्ट्स लो जाते हैं, विकेट कीपिंग इंस्टिंक्ट्स का काम होता है। आई मीन
एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में करना होता है। मेरा ये ख्याल है रिजवान और सरफराज दोनों की जगह बनती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर मैं बाबर कह जा रहा हूँ, सरफराज को हम एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाएं। इंग्लैंड की टीम अगर आप देख लें तो वहाँ पे जॉनी बेस्टो और जॉस बटलर एक साथ खेलते हैं। फोक्स जो है वो भी एक विकेट कीपिंग बैट्समैन ही हैं, उनको भी वो भी एक साथ 3 उनके जो है वो खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं। सो आई डोंट सी एनीथिंग। मैं देखिए इसमें लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप रिजवान को खिलाना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप किसको करना है? अब्दुल्ला शफीक को क्या आप ड्रॉप करेंगे? मैं इसके खिलाफ बात करूंगा, बिकॉज अगर उसके पिछले 2-3 टेस्ट मैच खराब हो गए, देखें फवाद आलम वाली गलती खुदा के लिए ना करें। अब्दुल्ला शफीक इवन विद हिज फेलियर्स इन द पास्ट 1.5 सीरीज वो टॉप 10 रन गेटर्स में इस बार टेस्ट क्रिकेट में है, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको उसको रखना पड़ेगा। आई थिंक जो एक अच्छी चीज़ फैसल यहाँ से निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि द प्लेयर्स आर इनसिक्योर अबाउट देयर प्लेस नाउ। एक कंपटीशन उनको नज़र आ रहा है। कल लाला ने अपनी हमारे प्रोग्राम में हुरैरा का जिक्र किया। अगर हुरैरा टीम में आते हैं तो इसका मतलब हुरैरा ओपन्स, ओके, वो शुरू में ऊपर के नंबरों पे खेलते हैं। इसका मतलब ये कि अब्दुल्ला पे प्रेशर आएगा, इसका मतलब ये कि इमामुल हक पे प्रेशर आएगा। इस वक्त पाकिस्तान टीम में सिचुएशन वो आ गई है दैट नो वन रियली कैन टेक हिज प्लेस फॉर ग्रांटेड। इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की कि विराट कोहली की ग्रेटनेस की वजह से उसको उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। जरा उसके पिछले 3 साल में आप टेस्ट एवरेज देखें, 26, 19, 27, व्हाट इज हैपनिंग? कोहली से आप उम्मीद लगाते हैं, ही इज़ नॉट डिलीवरिंग। बाबर, मैं हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा कि बाबर हमारा भी उस लेवल पे आ गया। हर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बाबर इज स्टिल स्कोरिंग रन्स। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि दिस इज अ रीजनेबल बैटिंग लाइनअप। पाकिस्तान की अजीम तरीन बैटिंग लाइनअप भी मुश्किल विकेटों पे स्ट्रगल की है। आई मीन ऑस्ट्रेलिया में व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी वन अ टेस्ट मैच? या 1994 परहैप्स, मेरे ख्याल से 30 साल होने को आ रहे हैं। सो इसी को रहने दें। सिर्फ जो एक चीज़ बनती है वो ये कि आपको किस तरह रिजवान को अकोमोडेट करना है इस लाइन। ओके, एंड आखिर में कल शायद अफरीदी ने जिस तरह वो निकल के छक्के मारते थे उसी तरह उन्होंने एक और निकल के स्टेटमेंट मारी है कि जी 135 अबव स्ट्राइक रेट वाला बंदा ही मुझे T20 में चाहिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इस बात को जो है ना वो रीड किया जाए। बहुत सारे लोग एक्चुअली ये अप्लाई कर रहे हैं ऑन बाबर। यार बाबर की तो 135 स्ट्राइक रेट नहीं है, इसका मतलब बाबर गोज आउट। ये कल, क्योंकि मुझे कल ट्विटर पे कुछ लोगों ने टैग किया एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज। नहीं, देखिए लाला का आपको समझना पड़ेगा बात, उनकी तमाम तर बातों का जो महवर होता है वो यंग टैलेंट होता है। उनका फोकस ही यही है कि यार किसी तरह, आपने अभी इनका क्लिप भी चलाया उसमें उन्होंने कहा कि यार एकेडमी जब फंक्शन नहीं कर रही है तो ये हमारे नौजवानों को कहाँ मौका मिलेगा खेलने का। और आप ये भी देखें कि वो पाकिस्तान जूनियर लीग, नाउ डिफंक्ट पाकिस्तान जूनियर लीग के जो टॉप प्लेयर्स थे उसको वो अटैच कर रहे थे प्लेयर्स के साथ। अब वो टेस्ट टीम में हमारे 3 लड़कों को ला के, ये हुरैरा और 2-3 और लड़के हैं जिनको ला के वो टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में एंगेज कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना था कि उन खिलाड़ियों को कंसिडर ना करें, वो नए प्लेयर्स की बात कर रहे थे। आप वेल आई नो इस पर लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बाबर इस वक्त आपकी टीम की एक ज़रूरत है। आप उसको किसी भी फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं कर सकते। ही ब्रिंग्स इन एन एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी टू द साइड अपनी 124-130 की स्ट्राइक रेट के साथ भी। मेरा ये ख्याल है, जो मैं समझा हूँ, लाला ने नए खिलाड़ियों के हवाले से ये बात की थी, नॉट अबाउट द एग्जिस्टिंग प्लेयर इन द टीम। तो फिर वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो हैं, जिसमें आसिफ अली का एक नाम है, जिसमें इफ्तिखार का एक नाम है, इट्स अबाउट अदील भाई, हमने भी यही देखा है कि फंस के हम खेलें, चाहे हमने एशिया कप खेला है या फिर 135 का स्ट्राइक रेट, इस पे हम थैंक यू सो मच। पहले तो यू केम 135 के स्ट्राइक रेट को जो है एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर यह है कि क्या हम फंस के खेलें और आखिरी के ओवर में आके 4 छक्के लगाएं? हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते जी, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। ये सुन के आपको ताजुब तो होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है इस वक्त। जब हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद भारत गए, अनदेखा पाकिस्तान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं भारत में खड़ा हूं और यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी, ये सच है, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? चलिए भारत की सैर को चलते हैं। भाईजान बात सुने। जी सर।
भारत को कौन सा रास्ता जा रहा है? पर वो आप पीछे चौक से ना यू टर्न ले लें, सीधा आप भारत में पहुंच जाएंगे। लहलहाते खेत हैं, ट्यूबवेल का शोर है, चारा काटते किसान, ये है पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान। पर ठहरें, बात तो भारत की हो रही थी ना जी, पाकिस्तान का भारत। चक भारत। सियालकोट से 25 किलोमीटर दूर ये छोटा सा गांव भारत है, जहां हर कोई पाकिस्तान का दीवाना है। और हाँ, ये असली भारत से कोसों दूर है। सर, हम तो जब से पैदा हुए हैं सुनते आ रहे हैं अपने आबाओ अजदाद से, इसका नाम चक भारती है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी। जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदू लोग इधर से हिजरत करके इंडिया चले गए और इधर अभी कोई भी हिंदू नहीं है, तमाम की तमाम आबादी मुसलमानों की है और नाम अभी तक चक भारती चल रहा है। इस भारत की खासियत ये है कि यहाँ जुर्म की शरह सिफर है, कोई कत्ल हुआ न किसी को बेदखल किया गया, यहाँ सब आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। जब हम शहर जाते हैं ना तो पूछते हैं किधर से आए हैं, हम बोलते हैं चक भारत से आए हैं। वो हैरान परेशान होते हैं कि चक भारत तो इंडिया में है, तो इधर किधर आ गया। तो वो नहीं बोलते हैं कि माल चांद के साथ एक छोटा सा कस्बा है चक भारत है। इस छोटे से गांव में सिर्फ 40 घर आबाद हैं, जिनमें 150 के करीब लोग रहते हैं। सबका पेशा खेती बाड़ी है। बच्चे हमसे पूछते हैं कि मिस्टर चक भारत नाम क्यों रखा गया। हमें भी हमारे पेरेंट्स ने यही बताया कि इसका जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे तब से इसका नाम चक भारत रखा गया। शनाख्ती कार्ड, यूटिलिटी बिल्स और दीगर सरकारी कागजों में भी यही लिखा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये नाम कैसे और कब पड़ा। हमारी तरफ से अमन का पैगाम है ये, उधर भी हमारे भाई हैं, इधर भी हमारे भाई हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है ना वो चेंज नहीं किया। नाम पसंद ना होने के बावजूद भी लोग इसकी तब्दीली नहीं चाहते, क्योंकि इनका माजी हाल सब इसी से जुड़ा है। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ थी। वैसे आप कराची में घूमें तो आपको जगह जगह कोई दिल्ली निहारी और कोई मुंबई बेकर्स आपको मिलेगा, लेकिन वो दूसरा उस साइड वाला भारत है, वहाँ पे अगर कोई भी इस तरह का नाम है तो उसको आजकल चेंज करने की रिवायत चल पड़ी। लेकिन आप पाकिस्तानियों का दिल देखें, इतना वसी है कि पाकिस्तान में एक भारत बसा हुआ है। वाह। ब्रेक के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर से करवाएंगे आपकी मुलाकात। एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदीद कहते हैं। थाईलैंड में हुई 13वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, और इसमें पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाता। पाकिस्तान ने गाड़े कामयाबी के झंडे। तकरीबन 40 ममालिक के दरमियान होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर एहसन असलम ने 3 गोल्ड मेडल जीत कर मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इससे पहले भी हम ऐसे कई आपकी प्लेयर्स से मुलाकात करा चुके हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आप देखें कि किसी ने 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, किसी ने इवन 1 गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है, तो ये बच्चों का खेल नहीं है। ख़ास तौर पे ये वाली जो स्पोर्ट होती है, दिस इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट फिज़िकली, जिस्मानी तौर पे ही सिर्फ ये मुश्किल काम नहीं होता, बल्कि मेंटली कितना ये काम चैलेंजिंग होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एहसन असलम। अस्सलाम वालेकुम एहसन, सबसे पहले तो आपको पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए तमगे जीत के आप? सर सबसे पहले तो क्या नाम लेते हैं, मैं पूरी कौम को मुबारक दूंगा और उसके बाद समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और बहुत 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 खुशी भी है और क्या नाम लेते हैं इमोशनल मोमेंट भी है मेरे लिए। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। इट्स प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर। एहसन, मुझे ये बताएं कि
कितने अरसे से आप सिर्फ इस मुकाबले के लिए नहीं, मैं चाह रहा था कि उन बच्चों को हम ये बताएं कि जो समझते हैं कि जी ओवरनाइट जो है ये यहाँ वाला बाइसेप और यहाँ वाला ट्राइसेप आराम से फूल जाता है, कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं, ये बताइए। तकरीबन सर मुझे 5 साल हो गए हुए हैं प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर, और उससे पहले भी तकरीबन आप लगा लें कि मैं इसी फील्ड से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व था। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो तकरीबन मुझे सर 7 साल हो गए हुए हैं जिम करते हुए, अपने एक्सरसाइज करते हुए, इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए। तो काफ़ी लंबा अरसा दरकार था इसके लिए। तो मैं उन सब बच्चों को यही कहूँगा कि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहते हैं या फिर अपनी सेहत के लिए अपने आप को फिट भी रखना चाहते हैं, तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, डिसिप्लिन हैं, तभी आप इस फील्ड में आगे आ सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली। एहसन भाई, मुझे मैं आपसे इस कंपटीशन के बारे में भी और आपकी रूटीन के बारे में भी आगे ज़रूर पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा व्हाट डू यू डू? सर इसके अलावा मैं जो है एक आईटी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, एज ए 3D एनिमेशन आर्टिस्ट हूँ मैं, और वहाँ पर तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो गए मैं काम करते हुए। तो जॉब के साथ साथ जो है ये एक्टिविटी जो मैंने एज अ फ़न के तौर पर और अपने आप को फिट रखने के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ जो है वो मेरा प्रोफेशन में बदलता गया और प्रोफेशन में बदलता गया, और इसके बाद जो है वो मैं आगे जो है इसको कंटिन्यू करता गया। ऑफिस वाले आपसे पंगा तो नहीं लेते होंगे? कम से कम छुट्टियां भी आपको बहुत आराम से मिल जाती होंगी, कोई रुकावट नहीं डालता? मैं हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसके लिए मैं अपने कंपनी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हर तरह से मुझे इस चीज़ के अंदर सपोर्ट किया और मुझे कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया। आराम से छुट्टियाँ मिल गई, अभी भी तकरीबन मेरा 12-15 दिन का टूर था। तो लाइक ये एक अच्छी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्समैन की हर जगह इज्जत की जाती है, और ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी लगती है कि एटलीस्ट अगर हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिल रही, तो एटलीस्ट आपके इदारे जो हैं, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जो है हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया और हर तरीके से जो है जितना मेरा साथ हो सकता था उन्होंने मेरा साथ दिया। चलें, दैट्स गुड। और यकीनन अगर कोई नहीं भी देगा ना छुट्टी, तो मुझे पता है फिर उसके साथ क्या होना है। खैर, अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं ऑन द रूटीन, बल्कि उससे पहले भी मैं जो ये पूरा सर्किट हमारा चलता है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा कितना ज़्यादा रेगुलेटेड है हम, क्योंकि वेरी अदर डे कोई चीज़ आ रही होती है कि जी उसने एक मुकाबला वहाँ जीत लिया, उसने एक मुकाबला वहाँ जीत लिया, लेकिन क्या तरीका है कि हमारी कौन सी बॉडी है जो पहले इसको रेगुलेट करती है और ऑथेंटिक कॉम्पिटिशन्स? और फिर मुझे बताइए थोड़ा इस कंपटीशन के हवाले से भी। सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आजकल जो है फाइनली इस बात की मुझे खुशी भी है कि एटलीस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर भी एक जो है बॉडी बिल्डिंग का जो है ट्रेंड जो है, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस, और इसका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली भी क्या नाम लेते हैं एज अ गेस्ट जो है मुझे काफ़ी जगह पर इन्विटेशंस आती हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बताऊंगा कि सर क्या नाम लेते हैं, आज से अगर थोड़ा पिछले अरसे में चले जाएं, आज से 2-4 साल 5 साल पहले चले जाएं, तो शायद लोग इतना इस बारे में जानते भी नहीं थे। बट नाउ इवेंचुअली जो है लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूं तो सर क्या नाम लेते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है इस चीज़ को शायद इतना फ़रोग नहीं दिया जाता, लेकिन इंटरनेशनली इस कॉम्पिटिशन्स की बहुत 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 ज़्यादा जो है वो डिमांड की जाती है। वहाँ पर जो है वो इसको एक प्रॉपर एथलीट का नाम दिया जाता है, वहाँ पे प्रॉपरली इसकी सारी अरेंजमेंट की जाती हैं। फाइनली आई एम सीइंग दैट सम पाकिस्तानीज आर आल्सो डूइंग दिस स्टफ, बट राइट नाउ अब ये मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो है मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा हूँ जहाँ पर शायद मैं बहुत पहले पहुँच सकता था, और इसमें बहुत सारे रीजंस भी हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट ना होना, ठीक है, और क्या नाम लेते हैं प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलना। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोचेस भी अवेलेबल नहीं है जो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है।
है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में तो तकरीबन ये है कि इस स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा कोई जानता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है प्रॉपर इसका मेडिकल आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। जब तक आप मेडिकली वेरीफाइड नहीं करते हो, ठीक है, तब तक वो आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर इन भी नहीं होने देते हैं। तो देयर आर सो मेनी स्टेप्स, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू क्वालिफाइड फॉर दैट, फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन स्पेशली। तो अगर वहाँ तक आपने पहुँचना है, ठीक है, तो आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि आप वहाँ पे कोई डंडी लगा के नहीं जा सकते हैं। मतलब कि कोई अगर मिसाल के तौर पर आपने जो है कोई 2 नंबरी मार के जो है, ठीक है, आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। आपको ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर केयरफुल रहना होता है और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है अपने साथ लेकर चलनी होती है। जी एहसन, जैसा आपने बात की ना कोच की, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी और कहीं से भी कोई ऑनलाइन कोर्स करके, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, कोई भी कहीं से भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स करके अपने आप को बताता है अमेरिकन फिटनेस सर्टिफाइड ट्रेनर। ये कोच, ये ट्रेनर, दिस इज़ अ बिग थिंग। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज आप जिस स्पोर्ट को आप ट्रेन करा रहे हो अगले को, उसमें उस ना सिर्फ उस बंदे या बंदी की परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है, बल्कि उसकी लाइफ भी उससे जुड़ी हुई है। अगर कोई ऊंच नीच हल्का फुल्का वेट उठाने में या टेक्निक में, इवन फॉर द पर्पस ऑफ डाइट ऊंच नीच हो जाती है, तो वो जिम्मेदारी फिर उस पर आती है। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग स्टाफ, कोचिंग स्टाफ कितना ज़्यादा अगेन वही ऑथेंटिक है, और कौन कौन इसमें प्रॉपर काम कर रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना डिफरेंस समझें। यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि यहाँ पर सर्टिफाइड कोचेज़ नहीं है। अब देखें, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कदरे काफ़ी हद तक बेहतर होता है, बेशक वो अपनी फील्ड में, अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर एजुकेशन हासिल कर रहा है, उसने अपने वालिद का बिजनेस भी संभालना है, तो वो एजुकेशन कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट ज़रूर करती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके काम ज़रूर आती है। अब मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। अब अगर मैं इदारों की बात करूँ तो अगर इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो सिर्फ एक ही इदारा है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट से लेकर आपको कोचिंग तक के कोर्सेज जो है वो करवाता है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज बट दे आर फ्रॉड। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप इस तरह के कोर्सेज के अंदर अपने पैसे वेस्ट मत करें। पाकिस्तान में बेहतरीन कोचेज मौजूद हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास एस सर्टिफाइड है। एस सर्टिफाइड ये एक ऐसा इदारा है जहाँ जो कि इंटरनेशनली कोचिंग के कोर्सेज करवाता है और न्यूट्रिशन के कोर्सेज करवाता है। अब मसला ये आ जाता है कि वो अगर कोचेज की अगर बात की जाए तो वो कोचेज जो है वो इन कोर्सेज की तरफ जाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो इतनी $500-600 की जो वहाँ पे फीस जमा करवानी है, ठीक है, हमने इतने अपने करियर के अंदर इतने शायद पैसे जो है वो किसी से कमाने भी नहीं है। और नॉर्मली बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह फिर ख़राब करते हैं। वो जी एक बगैर क्वालिफाइड कोच के पास चले जाते हैं, वो उनको बताता है जी ये कर लो वो कर लो, और फिर जो है मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने पिछले 5 साल के करियर के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपनी कमरें पकड़ के बैठे होते हैं, उनकी किसी के कमर में तकलीफ आ जाती है, किसी के शोल्डर में तकलीफ आ जाती है, बहुत सारी डाइट की वजह से उनके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमें बताया जाता है, अब मसला यहाँ पे यह आ जाता है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को देखते हैं कि वो जो है छोटी छोटी उम्र के अंदर उनके किडनीज के अंदर मसले आ रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, ठीक है, उनकी हड्डियां दुख रही हैं और वो जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि जी क्या नाम लेते हैं, जिम के अंदर कोई खराबी है। असल में खराबी जिम के अंदर नहीं है। मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि वहां पर जो बैठा हुआ कोच है उसके अंदर खराबी है। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी से मत खेलें और एक प्रॉपर कोच से आप मशवरा करें जिसके पास क्या नाम लेते हैं अच्छा नॉलेज हो। मैं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वी आर द नेशन जहां पर हर तरह की नॉलेज वाले इंसान बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास हर तरह के काबिल बंदे हैं, ठीक है, लेकिन बात ये आ जाती है कि हर बंदा उठ के अगर आपको ये बोलना शुरू कर दीजिए कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड कोच है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, तो आई एम ग्लैड कि मेरे जो कोच हैं, ठीक है, वो ना सिर्फ क्वालिफाइड हैं बल्कि एक्सपीरियंस भी हैं, ठीक है। तो मैं अपनी ज़िंदगी अगर शायद मैं अगर अपने कोच की बात करूं, अगर मेरे कोच मुझे मेरे यहाँ तक साथ ना देते, ठीक है, तो शायद मैं यहाँ तक कभी पहुंच भी ना पाता। बिल्कुल, तो और बहुत ज़रूरी है एंड इट शोज कि आप कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने कोच की भी, और बड़ा ज़रूरी है चीज़। एहसन भाई आपसे और भी बातें करनी थी बट क्योंकि वक्त शॉर्ट है, इसलिए अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक ऑन योर अचीवमेंट।
डेवलपमेंट और जो गोल होना चाहिए किसी भी इंसान का, इट शुड नॉट बी शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, जस्ट फोकस ऑन द गोल्स एंड रिमेंबर, कहीं आप अपने गोल को अचीव करने के लिए थक रहे हो तो रिमेंबर द फर्स्ट डे जब आपने शुरू किया था। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी इंटर की तालबा से करवा रहे हैं जो ननकाना साहब में इलाके के लोगों की मदद करने जो है वो मैदान में आई हैं। तंजीला ज़ैगम है, सोशल वर्कर बन गई हैं जी, और इलाके के लोगों के लिए उन्होंने मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया है और तलबा के लिए लाइब्रेरी भी बना दी है। क्या ही ज़बरदस्त इन्होंने एक काम किया है। और सोचे कि इन्होंने एक तरफ वो हेल्थ पे भी काम कर रही, दूसरी तरफ एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं। यही हमारे अंदर से अगर लोग इस तरह निकलेंगे और वो कम्युनिटी के लेवल पे हेल्प आउट करना शुरू करेंगे तो फिर इंतज़ामिया के कांधों से भी बोझ कम होता जाएगा। तंजीला हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तंजीला, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैम एब्सोल्युटली फ़ाइन, और आपके अचीवमेंट देख के मैं और खुश हो गया हूँ। तो तंजीला, मुझे ये बताइए पहले तो कि आप इंटर में हैं और इंटर की तो स्टडीज़ वैसे ही बेस बन रही होती है उस वक्त आगे आपके करियर की, आपके फ्यूचर की। इस टफ रूटीन से आपने कम्युनिटी सर्विसिंग के लिए टाइम कैसे निकाला, पहले तो ये बताइए। सर बेसिकली मेरा नहीं ख्याल कि हमें 24/7 इसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। इस सब के लिए हम अपने देखें, अगर आप अपना टाइम स्केड्यूल सेट कर लेते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप स्टडी के लिए अपना टाइम एक स्पेसिफिक रखें। जैसे मैं हूँ तो मैं अपनी स्टडी को सिर्फ 3 आवर्स देती हूँ। मैं अपनी स्टडी को सिर्फ 3 आवर्स देती हूँ। बाकी कम्युनिटी सर्विस के लिए मैंने 24 आवर्स में से 2 आवर्स सेक्रीफाइस कर दिए कि इन 2 आवर्स में मैंने जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं या ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है अभी ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हमने कैसे लेके चलना है। वो 2 आवर्स मैं और मेरी टीम सारा दिन में 24 आवर्स में हम 2 आवर्स इसी पे काम कर रहे होते हैं। उसमें हमें और कोई काम नहीं करना होता। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इस पैशन के लिए, जज्बे के लिए हमें कोई स्पेसिफिकली या मुश्किल होती होगी। हमें नहीं मुश्किल होती। हमें ऐसा लगता है जो डिफ़िकल्टीज फेस कर ली है ना, वी जस्ट वांट कि हमारे जैसी डिफ़िकल्टीज कोई और दूसरा पर्सन, कोई और दूसरा स्टूडेंट फेस नहीं करे। सो मुझे और मेरी टीम को बहुत पेन है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स इवन उन्होंने 10th के बाद स्किप कर दिया। जो मुश्किलात हम देख रहे हैं अभी, उन्होंने उसके आगे सरेंडर कर दिया। हम चाहते हैं कि जिन्होंने इन मुश्किलात के आगे सरेंडर, मजीद और कोई मुश्किलात के आगे सरेंडर नहीं करे। बहुत ज़बरदस्त आपकी ये बात है तंजीला। पहले मैं आपसे, जैसे आपने बात की एजुकेशन ड्रॉप आउट्स की, तो मैं उसी पे आपसे बात कर लेता हूँ, फिर हेल्थ कैंप पे मैं आपसे बाद में बात करूँगा। आपने लाइब्रेरी बनाई है, ठीक है जी, और इसका ख्याल जो है ऑब्वियसली आपने थोड़ा बहुत तो मुझे बता दिया है। कैसे आपने बनाई? जैसे बहुत सारे लोग कहीं से बोरो कर लेते हैं बुक्स एंड देन दे कीप इट देयर, तो ये पूरा सिस्टम कैसे है? कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आपके लाइब्रेरी बनाने के बाद और पहले? कुछ डिफरेंस आया? सर अभी हमारी लाइब्रेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हमारी लाइब्रेरी प्रॉपर्ली हमने इसको लॉन्च नहीं किया हुआ। इसमें सबसे पहले जो मेरा था ना, सबसे पहले मैंने शहजाद रोशन गिलानी से फर्स्ट मीटिंग मेरी उन्हीं से हुई थी। सो उसके बाद फिर उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया कि हमें लाइब्रेरी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स जितना किताबों से नज़दीक होंगे ना, उनके दरमियान जितना डिफरेंस कम होगा वो बेटर रहेगा। इसीलिए हमने ये लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी हम इसको बनाना चाह रहे हैं। सो ई लाइब्रेरी पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह सून। अच्छा। और लॉन्चिंग भी सून कर देंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो अब मेडिकल कैंप है, वैसे तो हम देखते हैं आगे पीछे बड़े लगते हैं, इसकी आपके इलाके में आपने अपने एरिया में की थी और क्या ज़रूरत कैसे पेश आई, कैसा लोगों का फिर वो रहा फीडबैक? जी सर, ज़रूरत तो यही थी मेडिकल कैंप की कि हमारा एरिया एक, आपको पता, अंडर प्रिविलेज एरिया है। यहाँ पे कोई सर्जन वगैरह तो होते नहीं है और ना ही आते हैं बाहर से। सो ये हमने अपने आवाम को, गरीब आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ये कैंप रखा था। और बाकी जो फीडबैक की अगर आप बात कर रहे हैं तो फीडबैक हमारे जितने भी मरीज़ यहाँ से उन्होंने चेकअप करवाया बहुत ही सेटिस्फाई थे, बिकॉज हमारा जो स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ या हमारे सर्जन डॉक्टर्स थे, वो बहुत ही अच्छे थे, करेक्ट नेचर वाइज भी एंड ऑल दैट। उनका बिहेवियर भी पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा फीडबैक था पेशेंट्स की तरफ से। अच्छा तंजीला, जो बच्चे हैं हमारे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और हम इंशाल्लाह इस वीक में सैटरडे संडे हमारे जितने ऑपरेशन सर्जरीज वाले पेशेंट्स हैं, हम उनकी सर्जरीज भी करवा रहे हैं।
आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह सून शेयर करेंगे कि हम कैसे अच्छा। उनकी फुटेज वगैरह भी हम शेयर करेंगे श्योर सर्जरीज की। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा तंजीला, आप तने तनहा तो नहीं खड़ी हुई होंगी ना, किसने आपका साथ दिया इस सारे सफ़र में, फैमिली से लेके इलाके के लोगों तक? सर सबसे पहले तो मैं अपने भाई को अप्रिशिएट करती हूँ कि स्टार्टिंग से वो मेरे साथ है और वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक भाई दिया था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो मेट्स हैं, ये 12 मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला ने मुझे और दे दिए। ये मेरी कोर टीम है, हम लोग 12 लोग हैं कोर टीम में, ये सारे मेरे भाई हैं और इन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया इतना मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हर जगह पे ये मेरे साथ स्टैंड करते हैं। मेरी इवन प्रोटेक्शन से लेके ईच एंड एवरीथिंग इन लोगों के जिम्मे होती है। बाकी अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इन लोगों की फैमिलीज ने भी, हम बेसिकली बचपन से साथ ही हैं, सो हम लोगों का ना एक इंटरेक्शन भी है। तो स्टार्टिंग से मेरी टीम ने और पापा ने और मामा ने और हमारे जो टीचर्स स्टाफ है ना, मेरा जो मानना यह है कि मेरे जो टीचर्स है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। ठीक है, थैंक यू सो मच तंजीला, हमारे साथ मौजूद थी। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे और बताएंगे हमारे बाकी लोगों को कि किस तरीके से जो कम्युनिटी है उसकी मदद की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, कुछ मसले मसाइल का तस्करा करते चलें। शकरगढ़ में आटा जो है वो नायाब सा हो गया है, शहरी आटे के हुसूल के लिए दरबदर खार होने पर मजबूर हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद से। जी काशिफ। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह शकरगढ़ में भी आटे के बहरान ने सर उठा लिया है। शहरी दर बदर फिर रहे हैं आटे के सूल के लिए और इस वक्त मैं शकरगढ़ के मरकजी चौक अल्लाहू चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और मर्द आटे के हसूल के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि एक आटे के थैले के हसूल के लिए सुबह सवेरे नमाज के बाद यहाँ पे आके उन्होंने घंटों खड़ा होना पड़ता है, तब जाके उनको एक आटे का थैला मिलता है। इस सिलसिले में जब इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो इंतज़ामिया का ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से ही उनको 2 सेल पॉइंट बनाने की हिदायत की गई है। अगर हुकूमत ज़्यादा सेल पॉइंट बनाने की हिदायत जारी करती है तो ये कस्बात की हद तक सेल पॉइंट बनाए जाते हैं। इस सिलसिले में जब यहाँ से हमारी बात हुई तो यहाँ पे ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आटे के सूल के लिए आई थी। उनका ये मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इस पर फौरी सख्त नोटिस लेते हुए जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सेल पॉइंट बनाएं, ताकि उनको जो आटा है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक बुनियादी ज़रूरत है वो मकामी सतह पर ही हासिल हो सके, उनकी परेशानी हल हो सके। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। दिसंबर 2022 में महंगाई बढ़कर 24.5% तक जा पहुंची। अब महंगा हुआ क्या जानते हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में। महंगाई की रफ्तार दिसंबर में भी कम न हुई। वजारत खजाना ने इशारा 21 से 23% रहने का तखमीना लगाया था, मगर साल 2022 के आखिरी महीने महंगाई 0.50 इजाफे के साथ 24.5% हो गई। गुज़िश्ता साल के दौरान खुराक 33% महंगी हुई, ट्रांसपोर्ट किराए 39% बढ़े, मोटर फ्यूल 49%, तामीराती सामान 31%, सेहत 13.5%, तालीम 11%, कपड़े और जूते 17% महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में गंदम 9.5%, आटा 3.66%, चावल 6% और चीनी 3.12% महंगी हुई। फलों की कीमतें 13.36%, प्याज और अंडे 10%, खुश्क मेवाजात 9% और चिकन के नर्ख 5.5% बढ़े। दूध और LPG की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम टमाटर 54%, आलू 21% और सब्जियां 25% सस्ती हुई। दालों की कीमतों में भी कमी आई। इदारा शुमारियात ने बताया है कि गुज़िश्ता साल प्याज सबसे ज्यादा 414% महंगे हुए। गंदम के दाम 57%, आटा 41%, कुकिंग ऑयल 32%, घी 30% और चाय की कीमत 63% बढ़ी। अंडों के नर्ख में 54%, दाल चना 33% और चिकन की कीमत में 44% तक इजाफा हुआ। ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन नए साल में पाकिस्तान साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT बरामदात के नए दौर में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। मुल्क के 100% दफातर कागज़ के बगैर काम करेंगे, पेपरलेस। कैसा हो पाएगा? इस्लामाबाद से ज़हीर अली ने रिपोर्ट तैयार की, इस पर आपको दिखाते हैं। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं 2023 IT टेक्नोलॉजी का साल होगा। गूगल समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अपने दफातर खोलेंगे। फेसबुक मोनेटाइजेशन शुरू होगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का नेटवर्क पसमानदा इलाकों तक पहुँचेगा।
स्मार्टफोन्स फॉर ऑल, सैटेलाइट इंटरनेट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट पर काम आगे बढ़ाने की भी तैयारी। मुल्क के 100% दफातर का काम पेपरलेस बनाने और साइबर एफिशिएंट पार्लियामेंट के कयाम का बड़ा मंसूबा। अवाम के डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी टीमें बनेंगी, जबकि IT बरामदात बढ़ाना अव्वलीन तरजीह होगी। टारगेट है कि इस साल हम अगर क्लोज करें तो 4 बिलियन तक लेके जाएं और अगले 3-4 सालों में से 15 बिलियन US डॉलर तक लेकर जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तान में हर सूरत में 2023 में 5G का लॉन्च करना। हमने तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। IT माहिरीन कहते हैं हुकूमत साथ दे तो बरामदात 2023 में 2 गुना से भी बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान 2023 में 5 अरब डॉलर तक अपनी एक्सपोर्ट्स लेके जा सकता है, मगर उसके लिए पॉलिसी और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को फंक्शनल करें ताकि एक क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम बन सके। IT ही नहीं, साइंस के शोबे में भी बड़ी पेशरफ्त का मंसूबा। एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स आलात मुतारफ करवाने का मिशन, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज के कयाम और चीन के ताउन से स्पेस प्रोग्राम दोबारा शुरू करने समेत कई बड़े मंसूबे अहदाफ में शामिल। तरजीही जो एरियाज हैं उसमें एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। पूरे पाकिस्तान के हमने जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें 9वीं से 12वीं जमात के जो बच्चे हैं उनके लिए हम स्टेम लैब्स बना रहे हैं। इन स्टेम लैब्स में क्या होगा कि बच्चे जो चीजें पढ़ते हैं ना, इनको अपने हाथों से उनमें उन लैब्स में ये करेंगे। 2023 में मोबाइल फोन्स की सिम्स का इजरा मल्टीपल उंगलियों की स्कैनिंग से होगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कंप्यूटर इमरजेंसी रूल्स और सोशल मीडिया रूल्स को हतमी शक्ल भी 2023 में दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। अभी हम लेंगे एक ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो एक बहुत ही अहम टॉपिक है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। वी ऑल नो कि नशा एक लानत है और ये लानत नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है। कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, कितनी पेनिट्रेट कर चुकी है ये चीज़ हमारे माशरे में। कैच यू आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदीद कहते हैं। सेहतमंद अफराद सेहतमंद माशरे की बुनियाद होते हैं। नशा इस बुनियाद को खोखला कर देता है। दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग नशे की आदत में मुब्तला हैं। सिर्फ पाकिस्तान में मुनशियात के आदी अफराद की तादाद लाखों में है। इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर महीने सैकड़ों नौजवान नशे की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। नशा करने वाले शुरू में घर वालों से छुप कर करते हैं, फिर जब घर वालों को उसका पता चलता है, जब तक पता चलता है तब तक पानी गालिबन सर से गुजर चुका होता है। नशे से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर मौजूद हैं। लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एंड इंडीड अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और हमारे माशरे में इट्स नॉट कि हम इसको कैटेगराइज कर देते कि जी सिर्फ लो इनकम सेटलमेंट्स वाले लोग ये करते हैं। नहीं, जिसको जैसा नसीब होता है आई एम सॉरी मैं नसीब का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेट मी चेंज इट। जिसको जैसा मिलता है वो वैसे उसको यूटिलाइज़ करता है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास से हो, मिडिल अपर या फिर द रिच एलीट। तो फिर मुझे बताएं मैम कि आपके पास जो केसेस आते हैं मोस्टली कहाँ से आते हैं एंड व्हाट आर योर स्टैटिस्टिक्स, कितना ज़्यादा ये ख़तरनाक होता जा रहा है पाकिस्तानी माशरे के लिए? वालेकुम अस्सलाम एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया कि इसमें इनकम या फिर कोई क्लास मैटर नहीं करती, हर क्लास ही आजकल जो है वो नशा कर रही है। तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट के ये प्रॉपर एक बीमारी है। जो नशा है वो उसको हमारे माशरे में बीमारी नहीं समझा जाता, उसको लत या लानत समझा जाता है। बट एज वी डू रिसर्च तो ये एक प्रॉपर बीमारी है, क्योंकि इसके एस्पेक्ट सारे एक डिजीज़ वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आम कोई एक आदत या कोई लत या लानत नहीं है, ये एक बीमारी है। और अगर आप इसको बीमारी कंसिडर करेंगे तो आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास जो मोस्टली केसेस आते हैं वो डिफरेंट किस्म के मल्टीपल ड्रग्स के आते हैं, और सबसे छोटी एज से लेकर कोई बहुत ही कोई 60-70 साल की उम्र के लोग भी कर रहे हैं। और सबसे छोटी एज में हमारे पास आ जाते हैं जो यंग टीनेजर्स हैं, लाइक 12-13 इयर्स के बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं अभी, और उनसे लेकर ही हमारा रेशो पूरा जाता है आपके 60-70 इयर्स के जो अफराद हैं उन तक।
और हर किस्म का ड्रग इस्तेमाल हो रहा है आजकल। आइस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ड्रग, जो मेथ जिसे हम कहते हैं, हेरोइन है, फिर उसके बाद अफीम है हमारे पास, डिफरेंट किस्म के ड्रग्स हैं, चर्स है, चर्स बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है इन यूनिवर्सिटीज़ और इवन स्कूल्स एज वेल। तो इस किस्म के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हर किस्म का नशा ट्राई कर रहे हैं, इंजेक्टेबल्स लगा रहे हैं, फिर पाउडर वगैरह है जिसको कॉमन लेमैन टर्म में हम बोलते हैं पाउडर है, हेरोइन है जो वो यूज़ कर रहे हैं। तो हर एज ग्रुप है और हर किस्म का नशा है, और आजकल तो ऐसे ऐसे नशे हैं जो शायद उन बच्चों के, उन लोगों के घर वालों को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि किस किस्म के नशे हैं। राइट अच्छा, अवेलेबिलिटी पे तो हम सवाल उठाते रहते हैं कि कैसे ये चीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ लैकिंग, इंतज़ामी ये लैकिंग है कि इतने यहाँ भी मिल जाते हैं। बट नाउ एक बार जब बंदा इसमें इंडल्ज हो जाता है डॉक्टर साहबा, तो आप लोगों ने क्या कैटेगराइज किया है कि कौन सी स्टेज के पे आपके पास लाया जाए तो फिर आसान होता है उसको रिहैबिलिटेट करना? अच्छा, बेसिकली इसमें ये है कि हम तो कहते हैं कि बच्चा जब उसके रवैये ख़राब होना शुरू हों और वो इस किस्म की एक्टिविटी में इनिशियली मुलविस हो जाए तो आप तभी ट्रीटमेंट की तरफ ले आएँ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में ये चीज़ है कि जब वो, जैसे आपने कहा कि पानी सर से गुजर जाता है, तो जब पानी सर से गुजर जाता है तब लेकर आते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, और तब ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आते हैं बच्चे को या अपने प्यारे को जो भी इस चीज़ में मुलविस हो जाए। तो जब इनिशियल स्टेज होता है हम तब रेकमेंड करते हैं कि आप तभी से उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएँ ताकि उसकी वो चीज़ रुके। बिकॉज देखें, ये एक बढ़ने वाली बीमारी है, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप घर में ट्रीटमेंट इसका कर लें या फिर आप जो है वो ये सोचें कि अभी ये कर रहा है, क्योंकि ये इस तरह के अफराद जो होते हैं जो नशा करते हैं वो कस्में, वादे, मैनिपुलेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो घर वालों को कन्विंस कर लेते हैं कि ठीक है हम छोड़ देंगे, इस किस्म की बातें करते हैं, कस्में खाते हैं बड़ी बड़ी, और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो करके भी दिखाते हैं कि हम नहीं कर रहे अपना नशा कंट्रोल करके। तो हम तो यही कहते हैं कि जब वो यूज़र की स्टेज पे है, बिकॉज 3 स्टेजेस हैं, देखें, यूज़र, अब्यूज़र एंड एडिक्ट, तो ज़्यादातर घर वाले जो है वो एडिक्शन, जब उसको कंप्लीट एडिक्शन हो जाती है तब ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आते हैं। तो हम यही यूजुअली घर वालों को कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप जब बच्चा आप देखें कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, उसके मूड में, उसके एक्टिविटीज़ में, और आपको लग रहा है कि वो इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, कि वो चर्च से स्टार्ट करते हैं, बेसिकली सिगरेट से स्टार्ट करते हैं, इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आप उसी स्टेज पे उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएं, रादर देन कि जब वो एक्सट्रीम लेवल की एडिक्शन पे चला जाए। डॉक्टर साहब, यू मेंशन्ड द वर्ड डिजीज़, लेकिन ये सिर्फ एक डिजीज़ जो है नहीं है, बल्कि इट्स एडिक्शन एज वेल। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी करना बड़ा ज़रूरी है, और बिकॉज आप माहिर हैं इस चीज़ की, तो मुझे ये बताइएगा कि इस चीज़ में, इस केस में व्हाट कम्स फर्स्ट, द एडिक्शन या फिर द डिजीज़, और फिर कब बिगड़ना कब शुरू हो जाता है ये? जी, एक्चुअली मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी कि हम जो एडिक्शन है इटसेल्फ उसको ही हम डिज़ीज़ कहते हैं। बिकॉज देखें, इसमें जिस्मानी सेहत भी आपकी ख़राब हो रही है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आपकी माशरती बुराई भी एक तरह से है ये, और फिर आपकी रूहानी सेहत जो है, जो आपका कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ, वो चीज़ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स मिल के एक डिज़ीज़ बन रही है ये। और ये जैसे आपने कहा कि एडिक्शन और डिज़ीज़, इसमें डिफरेंस, तो वो डिफरेंस नहीं है, बेसिकली ये इट्सेल्फ एक डिज़ीज़ है, और हर तरह की इसमें यानी कि ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। आप देख लें कि लोगों का वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, या फिर कोई किडनी के, लिवर के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि साइकोलॉजिकली जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एंगर इशूज़ बहुत होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग वहमी, शक्की किस्म की बातें करने लग जाते हैं, और हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं। तो इस किस्म की चीज़ें। फिर आप ये देखें कि एक आप जो भी नशा करता है बंदा, वो चोरी और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा उसका रुझान हो जाता है, क्योंकि उसकी नीड होती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं। तो ये एक माशरती बुराई भी है, लोग बहुत गलत किस्म के नामों से बुलाते हैं ऐसे लोगों को जो नशा करते हैं। फिर आप ये देखें कि दीन से बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है। तो ये सारे टोटल एस्पेक्ट्स मिल के ये एक डिज़ीज़ बनती है, जिसको हम बायो साइको
सोशल और स्पिरिचुअल जो है डिजीज़ कहते हैं। राइट अच्छा, अवेलेबिलिटी पे आई विल आस्क द क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर कोई चीज़ हो जाती है एंड समवन इज़ लकी इनफ, मैं तो कहूँगा कि कोई लकी इनफ ही होता है जिसको रिहैब का मौका मिल भी पाता है। डॉक्टर साहब, अब बड़े ऐसे केसेस हैं इस चीज़ में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द थिंग ही और शी इज़ टेकिंग, कि जी रिहैब हुआ, स्टार्ट हुआ एंड देन बीच में अगेन बैक टू दैट सेम ओल्ड डर्टी रूटीन। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है फर्स्ट थिंग, एंड इज़ इट एक्सपेंसिव जो रिहैब होते हैं? क्योंकि आज अब गली मोहल्लों में भी मैं देखा है कि लोग खोल के दारुल सुकून फला इस तरह की कोई चीज़ खोल के बैठ गए। तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इज़ द रिहैब प्रोसेस एक्सपेंसिव? अच्छा, इसमें ये चीज़ आ जाती है, पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपने कहा कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई इस तरह का सेंटर बना हुआ है या रिहैब सेंटर्स या इस तरह की। तो पहली चीज़ तो ये है कि घर वाले मेक श्योर करें जब आप अपने पेशेंट को एडमिट करवाने लगें कि आप देखें कि वहाँ पे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, लाइक प्रोफेशनल टीम मौजूद है कि नहीं, बिकॉज हर किसी ने बनाया हुआ है बट देयर इज़ नो डॉक्टर ओवर देयर। कोई उधर साइकोलॉजिस्ट, कोई माहिर नफ्सियात, कोई कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, एंड दे आर जस्ट रनिंग द सेंटर। तो आपने पहली चीज़ तो ये घर वालों ने देखनी है कि वहाँ पे प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं है। ट्रीटमेंट प्रोग्राम हमारा प्रॉपर एक होता है 90 डेज़ का, और उसके अंदर आपने एडमिट करना होता है, डिफरेंट उसके अंदर जो है वो ग्रुप सेशंस, इंडिविजुअल सेशंस, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हर जो है वो रिहैब को आप जो है वो अच्छे से देखें कि वहाँ पे जहाँ पे भी एडमिट आप करवा रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्लस ये कि वहाँ पे प्रोफेशनल टीम मौजूद है और वो आती भी है या नहीं। बिकॉज लोगों ने बस ये किया हुआ है कि शो करवाया हुआ है कि इधर डॉक्टर्स आते हैं सारा कुछ, बट इन रियलिटी असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। तो एक तो ये चीज़ है कि जब वो चीज़ फॉलो करेंगे तो एक अच्छा यानी कि ट्रीटमेंट हो सकता है पेशेंट का, आपका पेशेंट जो है वो इस चीज़ से निकल के बाहर आ सकता है। और दूसरा आपने ये कहा कि इज़ इट एक्सपेंसिव और नॉट, तो वो डिपेंड करता है जी, वो डिपेंड करता है सर कि आप देखें कि किस किस्म के आप ट्रीटमेंट सेंटर में करा रहे हैं। अगर तो वो बहुत ही कोई हाई फाई क्लास होगा तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज मच मोर देन एन ऑर्डिनरी वन। कोई अगर बहुत ही इस प्राइम लोकेशन पे होगा या वो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होंगे, लाइक रूम चार्जेस हैं, डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं, साइकेट्रिस्ट विजिट है, तो वो उस हिसाब से चार्ज करेंगे। बट देयर आर ऑप्शंस, बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं जो रीजनेबली यानी कि डील कर रहे हैं इस किस्म के अफराद को, और वो काफ़ी ज़्यादा जैसे आप कह लें कि डोनेशंस पे, वेलफेयर्स पे भी होते हैं, फिर वो कंसेशन वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह से ये कि हर कोई करवा सकता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जान बचाना है अगर आपने अपने प्यारे की, अपने बच्चे की, तो ऑब्वियसली वो जितना नशे में पैसे उड़ा रहा है अगर वही आप उसके ट्रीटमेंट में लगा दें तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। दैट्स वन पर्सपेक्टिव। डॉक्टर साहबा, एक और चीज़, और वो ये कि हम समझते ही हैं कि हमारे सोसाइटी का जो फ्रेजाइल या वल्नरेबल पार्ट है दैट्स दी एल्डरली, लेकिन इस चीज़ में आई बैक टू डिफर। हमारा जो यूथ है वो समझा जाता है जी स्ट्रॉन्ग और बड़े अपकमिंग एंड यंग बडिंग पीपल, बट उनके पास फ्रेजाइल होने के रीज़न बहुत है डॉक्टर साहबा। अब जो मैं सोच सकता हूँ वो ये तो ये कि अगर किसी का कहीं एडमिशन नहीं हुआ वो इस तरफ मूव कर जाता है, रिलेशनशिप में कोई मसला आया वो इस तरफ मूव कर जाता है, कहीं जो है दीगर चीज़ें हो गई, कोई सक्सेस नहीं मिली किसी भी चीज़ को लेके, या फिर इवन फॉर दैट सेक अगर एक डिस्टर्ब्ड पेरेंटल रिलेशन है आपका तो बच्चे जो है वो उस तरफ लपक जाते हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि और कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये वाला जो ये जो यूथ बाल्ज है, ये जो ग्रुप है वो आपके पास आता है, उसको फिर इस वल्नरेबल सोसाइटी को आप लोग कैसे टैकल करते हैं? अच्छा, इसमें मैं ये चीज़ बताती चलूँ कि क्योंकि बच्चे इस चीज़ में ज़्यादा इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि अभी वो डेवलपमेंट की स्टेज पे होते हैं, अभी सही और गलत में फ़र्क कर रहे होते हैं, वो बेसिकली सीख रहे होते हैं करना। तो एक तो ये मेजर रीज़न है कि वो अभी सही और गलत में फ़र्क करना सीख रहे होते हैं, अभी डेवलपमेंट उनकी हो रही होती है, तो इसलिए भी आते हैं। दूसरा ये कि क्यूरोसिटी इस चीज़ की कि बच्चे को होता है कि मैं कोई चीज़ अगर कर रहा है, कोई ट्राई कर रहा है तो मैं भी वो ट्राई करूं, और स्पेशली जिन चीज़ों से रोका जाता है, बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, तो वो बच्चे उस तरफ ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। जैसे आपने मेंशन भी किया कि यंग जनरेशन ज़्यादा इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो एक तो क्यूरोसिटी है, फिर गैदरिंग
आपकी आ जाती है उसमें। तो बाकी जो आपने बताया कि रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी, स्ट्रेस भी है सारा कुछ। बट ये भी आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि जी गैदरिंग, कि मेरी गैदरिंग ऐसी थी, उन्होंने मुझे जो है वो इस चीज़ में मोटिवेट किया कि अच्छा तुम भी ये ट्राई करो। इस किस्म की ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेस रिलेटेड, कि मैंने स्ट्रेस में आके, एग्जाम स्ट्रेस में आके, रिलेशनशिप के स्ट्रेस में आके कर दिया। तो उसके लिए व्हाट आई सजेस्ट कि आपकी जो पेरेंटिंग है उस पे गौर किया जाए कि आप किस किस्म की पेरेंटिंग कर रहे हैं। आप बीइंग अ पेरेंट, चाहे आप सिंगल हैं या चाहे आप एज अ फैमिली लेके चल रहे हैं, तो आप अपनी पेरेंटिंग पे गौर करें कि आप बच्चे की हर एक्टिविटी पे नज़र रखें, बट इस तरह से भी नहीं कि वो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो रेबेलियस हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। तो इस चीज़ में मॉडरेशन रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि मॉडरेटली लेकर चलें, कि बहुत ज़्यादा खुली छूट भी नहीं कि बच्चा जो कह रहा है उसकी बात मानी जा रही है, और बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कि वो आजकल के अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के साथ अपने आप को थोड़ा सा लो फील करे कि मेरी उस तरह से घर में बात नहीं मानी जाती या मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो इस चीज़ में मॉडरेशन रखना बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग में। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मदा, इट वाज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमारे माशरे में जहाँ ये चीज़ें बहुत फलती फूलती जा रही हैं, वहीं इनकी रीज़निंग ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम शायद अगर बहुत एलीट क्लास है तो पैसे की अवेलेबिलिटी को एक रीज़न बनाते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज़ द पैसे की अवेलेबिलिटी। ज़्यादातर उन घरानों में देखा गया है जहाँ पे वालिदैन के आपस में चपकलिश है, बच्चे या तो बहुत ज़्यादा रुल जाते हैं या फिर वो ये वाली लत इख्तियार करते हैं। तो हमें अपने घरों में अपने मामलात ठीक करने होंगे। देन ऑब्वियसली ये इंतज़ामिया पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अवेलेबिलिटी किस तरह हो जाती है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम इंतज़ामिया से भी किसी को बुलाएं और उनको बिठाएं और पूछें कि जब एक शहर से दूसरे शहर कोई बंदा बग़ैर NIC के पर नहीं मार सकता तो ये लानत कैसे फैल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने माशरे की बात ही की है, तो औरत और मर्द ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। इसके बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ तो यकीनन नज़र आते हैं। इनका एक दूसरे से अलग होना बुनियादी तौर पे दो अलग नज़रियात को जन्म देता है। इसलिए अगर मर्दों के नज़दीक औरत एक शो पीस है तो औरत मर्द के इस रवैये के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तरीक़ों से सरापा एहतजाज नज़र आती है। इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात आज की मेहमान से कराएँ, पहले एक छोटी सी झलक इनके काम की देखते हैं। मेरी पेंटिंग्स में जो औरत नज़र आएगी आपको वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा लोग दिखाते हैं। एक औरत को एक ऑब्जेक्ट या एक कैंडी की तरह देखा जाता है कि अगर ये होगा तो आई कैंडी होगा और लोग अट्रैक्ट होंगे। आप उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर रहे हो, आप उसकी आइडेंटिटी ख़त्म कर रहे हो और आप उसको कुछ और दिखा रहे हो जो वो है ही नहीं। क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत है, आप उसको किसी तरीके के कपड़े पहना दो और वो ऐड सब देखेंगे। आप उसको ब्रेक अवे करके कुछ और करके तो देखें, क्या पता लोग उसकी आइडेंटिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लें। पेंटिंग्स के ज़रिए माशरे की सोच बदलने का काम यकीनन आसान नहीं है, मगर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो उमैना हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैना, कैसी हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन शाइन। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो आपका आर्ट फॉर्म है व्हाट इज़ इट कॉल्ड? सो आई वर्क विद एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ पॉप आर्ट भी हो सकता है। राइट। आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडस वैली लास्ट ईयर 2021 और तब से मैं अभी तक पेंट कर रही हूँ एंड सबने देखा होगा कि मैं क्या पेंट कर रही हूँ। ऑन। अच्छा, ये बताओ मैं ना कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, इज़ इट जस्ट के क्या रैंडम किया है या फिर समथिंग हैपेंड एंड समथिंग ट्रिगर्ड यू टू डू दैट? आई थिंक एज एन आर्टिस्ट जब आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हो। मेरे लिए व्हेन इट ट्रिगर्ड मी वाज व्हेन आई वाज इन स्कूल, और
मैं देखती थी कि किस तरीके से मर्द को इतना ज़्यादा झेलना नहीं पड़ती वो चीज़ जो औरत को झेलनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे लग रहे हो, राइट? तो इन स्कूल एज वेल व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो लोग किस तरीके से आपको जज करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लुक, वहाँ से मुझे फील हुआ दैट यू नो एज अ वुमन मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है कि मैं स्कूल जा रही हूँ लेकिन मैं एक सर्टन तरीके से जा रही हूँ, राइट? मैं एक तरीके से तैयार होके जा रही हूँ ताकि मुझे एक्सेप्ट किया जाए कि ओके आई लुक गुड इनफ टू गो टू स्कूल, राइट? सेकेंडली मेरा जो ख़ानदान है एवरीबडी इज़ वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड कि जब वो पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं और उसमें एक फ़ीमेल बॉडी होती है तो वो किस तरीके से बनी होती है, जिसको आप शायद फ्लॉलेस फीमेल बॉडी बोलो, राइट? जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, आप एड्स भी देखते हो तो उसमें भी वही बॉडी होती है, बिल्कुल फ्लॉलेस। आपकी बॉडी टाइप एक तरीके की है, आपका कलर एक तरीके का है, आपके बाल इतने लंबे होने चाहिए। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, ताकि जो वैसा नहीं है वो भी अच्छा फील करे, मैं इसलिए काम बनाती हूँ। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपने एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक अगेन वो काविश की है जो बहुत सारे लोग, नॉट इवन फीमेल्स बट मेल्स भी उसकी तरफ निशानदेही करते नज़र आते हैं। डू यू थिंक कि इनफ काम हो रहा है? बिकॉज जब बात फेमिनिज्म की आती है या उस तरीके की चीज़ आती है तो कंसिडर ये किया जाता है कि सिर्फ औरत इसके पीछे है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ मेन हु आल्सो थिंक कि जी हमारे यहाँ कोनों खुदरों में औरत को या तो हर तरीके की, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बट हर तरीके की शिद्दत पसंदी है। एक है कि जी आप उसको यू क्लोज इट डाउन, दूसरा है कि उसको आप समझते हैं कि इट्स ओपन फॉर ऑल। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स, but this is the real depiction of the society. I definitely understand the thing that you're coming from, and you're talking about कि उसको किस तरीके से objectify किया जाता है। It's open for the public. मेरा ज़्यादातर काम कैंडी से इंस्पायर्ड होता है, जो कि एक बहुत ही हार्श क्रिटिक है सोसाइटी के ऊपर, कि एक फ़ीमेल फॉर्म है पेंटिंग में जो कि फ़ीमेल फॉर्म नहीं लग रही, वो कैंडी लग रही है, जिसका मतलब यही है कि शायद आप उसको एक कैंडी की तरह या एक खाने की चीज़ की तरह देखते हो। और जब वो देखते हुए भी मुझे क्वेश्चन करते हैं लोग कि अच्छा इसका क्या मतलब है, तो फिर मैं और ज़्यादा डायरेक्ट चली जाती हूँ कि किस तरीके से औरत को हमारे माशरे में डिपिक्ट किया जाता है और किस तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं ना कि उनको डिपिक्ट किया जाना चाहिए। इट्स अबाउट के who are we to depict anybody else? The way they are beautiful, irrespective of the color, irrespective of the everything. अब मुझे ये बताएं कि जो आपका फॉर्म है, do you think सिर्फ उस फॉर्म की अगर बात करें तो उस पे इनफ काम हो रहा है इस चीज़ को लेके, या फिर आपको लगता है कि यार भाई और होने की ज़रूरत है? आई थिंक इस मुद्दे के ऊपर काम करना मैंने शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। जब मैं अपने थीसिस के ऊपर काम कर रही थी तो मैं बहुत सारी औरतों को देख रही थी और वही मेरी इंस्पिरेशन थी। अगर कोई पतला है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई थोड़ा डार्क है या लाइट स्किन कलर है, मैं उन सब औरतों को लेके उन सब को क्रिएट कर रही थी। और उस वक्त मुझे याद है मेरे पास मैंने एक पीस बनाया था जिसमें एक मोटी सी औरत थी। मोटा वर्ड कोई बुरा वर्ड नहीं है जो हमें सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो या बहुत पतली हो गई हो। तो वो देखकर एक मेरी दोस्त जो कि मेरी शायद जूनियर थी, वो उठकर मेरे पास आई और उससे मुझे बोला थैंक यू सो मच कि तुमने ये पेंटिंग बनाई, क्योंकि मैं बहुत सालों से पेंटिंग्स देखती हुई आ रही हूँ और मैंने कभी ऐसी पेंटिंग नहीं देखी जहाँ पे फीमेल को ऑब्जेक्टिफाइड करके ना बनाया हुआ हो और उसको उसकी असली फॉर्म में बनाया हुआ हो, जैसे वो मोटी भी हो सकती है। क्यों नहीं? और एक पतली बनाई मैंने, बहुत ज़्यादा स्किनी, और एक स्किनी लड़की मेरे पास आई और उसने बोला यार ये बहुत अच्छा किया है तुमने कि हमारे जैसा भी कोई तुम बना रही हो। क्योंकि अगर आप देखो एडवर्टाइजमेंट्स में भी यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ज़्यादा
ग्लोरिफाइड वर्जन होता है वो एक पैमाना हमने बना लिया है और तो उसी को फिर सोसाइटी वो देख के हमारे दिमाग में ऐसा लगता है, आ जाता है ये बात बहुत ही नेचुरली आ जाती है कि अगर आप एक लड़की हो तो आप बहुत फ्लॉलेस और बहुत ग्लोरिफाइड होने चाहिए, आपके कोई पिंपल ना हो, बॉडी पे कोई बल ना हो। हमें इस चीज़ को और इस पे बात करनी चाहिए कि यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडीवर्स एज वेल। तो अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेकर्स पर हाजिर होंगे तो बताएंगे कि सितारे क्या कहते हैं। अच्छा जी, तो नए साल का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता साल कुछ अच्छा कुछ बुरा गुजरा। नया साल आता ही लोग एक बार फिर पुरुम्मीद हो जाते हैं कि नया साल है तो उनके लिए नई खुशियाँ होंगी, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी होंगे। माहिर इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि लोग क्या इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं। अज़ीम जाफ़री साहब, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सर ज़रा बताएं कि पिछला साल तो जैसे तैसे मामलात हो गए, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द न्यू ईयर, उसका आज तीसरा दिन है, तो इस साल कैसा रहेगा अगर मैं आपसे एक ओवरव्यू के तौर पे जानूं तो पाकिस्तानियों के लिए? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, इस साल या इस महीने की बात कर रहे हैं आप? चले महीना बता दें, महीना बता दें। साल किया तो आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा मेरे प्रोग्राम में। सर दरिया को कूजे में बंद करना भी तो एक फन है ना सर, लेकिन चले आप महीने का बता दें। वो अच्छा टरखाने वाला काम करना, चलें वो कर लेते हैं। श्योर। देखें मैं आपको बताता हूँ दरिया को कूजे में बंद करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बिस्मिल्लाह करेंगे ना, इस महीने से एरीज वालों का अगर देखा जाए तो जो जनवरी का महीना है वो उनका 12 तारीख से जो है ना उल्टी चाल में जो उनका रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है स्टार, वो ठीक होना शुरू होगा। सबसे पहले तो एरीज वालों का, तो जब ठीक होगा तो उनके जो मामला कुछ के रुके हुए हैं इस दौरान, ये नहीं कि किसी के काम होते नहीं है, काम हुए भी होंगे, मगर मोस्टली ज्यादातर लोगों के काम रुक जाते हैं, तो वो 12 जनवरी से सही होना शुरू होंगे। उसके बाद टॉरस वालों की बारी है। टॉरस वालों का जो है 9th हाउस में गया हुआ है, वो बहुत अच्छा इस वक्त उनका फेज अपने उससे गुजर रहे हैं, पीरियड्स है जिसमें आप ट्रैवल हो सकता है, उनके कोई लिटिगेशन के मामला थे वो दूर हो सकते हैं, कोई अपना नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे वो उनका इस महीने जनवरी में हो सकता है। जेमिनी वालों का अभी उल्टी चाल में गया हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, वो तकरीबन 14 जनवरी से सही होगा, तो वो 14 या 18 से इसी महीने की, तो वो उनके काम बनना शुरू होंगे और वो काम ऐसे होंगे जो जिसका ताल्लुक उनका बहुत देरीना कोई ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही हो। क्योंकि मेरे हिसाब से वो तकरीबन 2.5 से 3 साल 2020 के मार्च से डिस्टर्ब चल रहे थे। जेमिनी असेंडेंट या जेमिनी मून वाले, वो इस महीने की 14 नहीं बल्कि 17 जनवरी से वो लोग ठीक होने जा रहे हैं। तो जेमिनी मून और जेमिनी असेंडेंट, चाहे उसमें उससे पहले अगर टॉरस का भी लें वो भी, और स्पेशली एरीज भी, ये तीनों जो हैं ये बहुत अच्छी पोजीशन में अब 17 जनवरी से जाने वाले हैं। तकरीबन 2020 के मार्च से ये लोग डिस्टर्ब थे किसी ना किसी एंगल से। अब बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वाले जो हैं वो थोड़ा सा, अल्लाह ना करे मगर थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि जो 3 स्टार्स सही होने जा रहे हैं तो वहाँ स्टार कैंसर असेंडेंट या जिनका कैंसर मून साइन है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनका सैटर्न 8th हाउस में जा रहा है। तो सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, कभी बहुत पैसा आया, कभी बिल्कुल फारिग हो गए, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती इनकी, रोलर कोस्टर वाली जिंदगी होकर रह जाती है। उसके बाद बारी है लियो वालों की। तो लियो वालों का अच्छा है, वो अपने प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होंगे, फिर पार्टनरशिप बिजनेस में जाएंगे। पूरे ये तकरीबन 2.5 साल इनका जो है बहुत अच्छा होगा, ट्रैवलिंग खुलेगी इनकी, शादी के मामला सही हो सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। विर्गो वालों का भी बहुत अच्छा होने जा रहा है, उनकी सेहत में सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, जिनका मून साइन या असेंडेंट विर्गो है, सेहत में फर्क पड़ेगा, जॉब में फ़र्क पड़ेगा, उनके अगर कोई लड़ाई झगड़े, कोई ख़ानदानी मसले मसाइल, औलाद की तरफ से टेंशन थी वो उनकी दूर होने जा रही है। तालीम में अब उनको फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो पढ़ रहे थे मगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। उसके बाद लिब्रा की है। लिब्रा वाले भी अब तकरीबन 2020 के मार्च से, जब से वो टेंशन में थे, अब वो निकलना शुरू हो रहे हैं 17-18 जनवरी से, और उनको भी काफ़ी फ़र्क लगेगा। बाहर जा सकते हैं, बाहर सेटल डाउन हो सकते हैं, कहीं रह के किसी कंट्री की इमिग्रेशन ले सकते हैं, शादी के मामलात, कोई तालीम की मामलात,
स्टमक या मैदे या हार्ट से रिलेटेड जो असेंडेंट या मून साइन कैंसर था वो अगर फेस कर रहे थे, वो दूर होने जा रही है। स्कॉर्पियो वाले आहिस्ता आहिस्ता अब उनको थोड़ा सा एक ऐसे उसमें नजर आएगा जहां उनके बहुत अच्छा फ्लो में चल रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकें लगेंगी उनको। वो 2.5 साल में नेक्स्ट उनको अपना घर भी चेंज हो सकता है, ऑफिस भी चेंज हो सकता है। चेंज से मुराद वो जॉब जा भी सकती है, वो कारोबार बंद भी हो सकता है, वो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जहां वो रह रहे हैं, जो उनका घर है वहां से उनको मूव करना पड़ जाए, इवन सिटी टू सिटी या एक इलाके से दूसरे इलाके में। उनको रुकावटों का सामना ये 2.5 साल रह सकता है। उसके बाद सेक्रेटेरियस की बारी है। सेक्रेटेरियस का अच्छा है, ठीक है, उनके अब मामला पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खुलना शुरू हो जाएंगे, उनको बहुत फ़र्क लगेगा, हर चीज़ में फ़र्क लगेगा। लास्ट में बारी है पाइसेस असेंडेंट की। पाइसेस वालों का साढ़सती स्टार्ट हो रही है, जिनका असेंडेंट है, या वैसे तो साढ़सती मून से ली जाती है, मगर वैसे भी असेंडेंट भी है तो थोड़ा सा सैटर्न इनके 12th हाउस में कुछ काम कराएगा भी। जैसे कोई बाहर जाना चाह रहे हैं या उनका कोई बाहर ऐसा ट्रेडिंग का काम है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनको तो फायदा होगा, मगर बाकी लोगों को थोड़ा सा प्रेशर में रखेगा सैटर्न। ये भी बताता चलूं कि पाइसेस वालों जिनका मून साइन है उनकी साढ़सती स्टार्ट हो रही है, जिनका एक्वेरियस मून साइन है उनकी साढ़सती स्टार्ट हो रही, ऑलरेडी उनकी हो, पहले कैप्रिकॉन में थे जब भी थी, अब सेकंड फेज में है। और कैप्रिकॉन वालों जिनका मून साइन या असेंडेंट है उनकी फाइनल अब ये साढ़सती स्टार्ट हो गई है, मतलब होने जा रही है 17 जनवरी। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, ये तो आपने सबका बता दिया। मुझे अगर मैं आपसे एक ओवरव्यू लेना चाहूँ इस महीने के हिसाब से, क्योंकि पहला महीना है और लोग जो हैं बड़ा नज़र रखते हैं कि जी इकॉनमी हमारी कैसी होने जा रही है, तो डू यू हैव एनी इन्फो कि जी इस महीने में पाकिस्तान के माशी मामलात जो हैं वो कैसे रह सकेंगे? देखें, इस महीने जो है ना, अभी 14 जनवरी से एक एक स्टार था सन, जिसको उर्दू में सूरज कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, कि ना वो ख़राब होने जा रहा है एक महीने के लिए। फिर उसके बाद फिर वो सेटिंग के साथ चला जाएगा एक और महीना, वो भी डिस्टर्ब है, आने वाले 2 महीने। तो ये 2 महीने बड़े ज़रा डिस्टर्बिंग है, ठीक है ना। तो मगर आप अगर पैसे की अगर हम इस वक्त बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल कोई सपोर्ट मिलने वाली है, कोई बाहर से कोई कर्जा आ सकता है, कुछ इस तरह के मामला बन जाएंगे नेक्स्ट, ये आप समझ लें कोई 8 से 10 दिनों के अंदर, ये एक नजर आ रहा है। मगर गवर्नमेंट का वीक होना, कुछ आटे की सप्लाई बंद होना, आटा रोटी महंगा होना, इनकी मिलों को ताला लगना, जी हम हड़ताल कर रहे हैं, ये आप अगले 1 महीने में देख लेंगे। ये इस 14 से 14 जनवरी से 14 फरवरी ये आप जरूर देखेंगे। ऑल राइट। और एक कॉलर है हमारे पास, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी कौन, कहाँ से बात करें, क्या सवाल है आपका? ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं अजीम भाई आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देखिए मईशत के हवाले से आपने कहा, अच्छा एक बड़ा साल का शुरू होते ही एक अगेन हमें सुनने में आ रहा है कि जी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो वबा दोबारा कोरोना की सर उठा रही है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आपके इल्म कि दोबारा से कोई ट्रबल तो नहीं होने जा रहा लेटर ऑन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह का शुक्र हमारे मुल्क में कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे वबाई ऐसे अमराज में। मगर जैसे मैंने पहले भी बताया था किसी को कि अब वो लंग्स और उससे नहीं, अब आइज़ से लेके और हेड, मतलब आइज़ से रिलेटेड बीमारियां, सर दर्द, कुछ इस तरह की मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। सही। अच्छा, बिलाल हमारे साथ मौजूद है कामरा से। जी बिलाल, क्या सवाल है आपका? जी बिलाल, अगर आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। ठीक है, इनकी किस्मत में नहीं था कॉल का लगना। तो अच्छा, आज न्यूमरोलॉजी से कर लेंगे, अगर डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं है तो आप नाम बताएं। बिलाल नाम है ना? जी बिलाल को हम वैसे, हाँ ऐसे कर लेंगे। बिलाल नाम है, बिलाल को कहें 18 जनवरी से इनका बहुत अच्छा होने जा रहा है, ठीक है, और फिक्र की बात नहीं है। कुछ मामला थे जो इनके रुके हुए थे, अब मुझे नहीं पता जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर जो भी कर रहे हैं अब इनके 18 जनवरी से आप देखिएगा, ये खुद आपको बताएंगे कि हाँ इंशाल्लाह कि अब मेरे पढ़ना शुरू हो गया।
अच्छा, क्योंकि इनका भी सैटर्न 10th हाउस में आ रहा है। सैटर्न जब 10th में होगा बिलाल के, तो बहुत फायदा देगा, बहुत इज्जत में इजाफा करेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा अज़ीम भाई, ये मैं आपसे पूछना चाहता था, देखिए मईशत की तो हमने बात की और उसमें कुछ असिस्टेंस का भी हम देख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। आपने देखा कि पिछले साल मामलात जो थे वो बिल्कुल ऐसे चले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेबिलिटी आने जा रही है नहीं आने जा रही। आपको इस ये जो साल का आगाज़ हुआ है उसमें कोई स्टेबिलिटी नज़र आ नहीं जा, क्योंकि देखें पॉलिटिकली स्टेबलाइजेशन होगी तो ही फिर मामलात आगे मईशत भी और ये बाकी चीज़ें भी होगी। तो मुझे ये बताएं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इस महीने में स्पेसिफिकली? नहीं, मुझे बिगड़ती नजर आ रही है। 14 जनवरी टू 14 मार्च इसमें मसले मसाइल बिगड़ते हुए तरफ जा रहे हैं, सेटल डाउन होने की तरफ नहीं। बिगड़ने से मुराद ये हो सकता है कि कुछ ऐसी गेम की जाए, ठीक है जी बस खत्म करें, अभी टेक्नोक्रेट बनाते हैं और ये करते हैं, इस तरह की कुछ हो सकती है। सही। स्टेबिलिटी जो आएगी ना एक्चुअली वो आएगी 14 अप्रैल से। ये याद रखिएगा, 14 अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान इसमें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी। इसमें बहुत अच्छे काम नजर आएंगे आपको। इसमें एक ये जो अभी एक फेज गुजरेगा ना जिसमें सफाई होगी, छांटी होगी, चलो भाई सब फालतू इधर उधर दाएं बाएं दौड़ो, ठीक है ना। उसके बाद अप्रैल मिड से, ठीक है ना, जैसे ही सन जो है वो उधर जाएगा एरीज में, वो एक साफ शफाफ एक आपको क्लैरिटी एक नजर आएगी कि हाँ भाई अब स्टेबिलिटी नजर आ गई। बिफोर दैट तो वो ही रहेगा, आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो गया, कभी नीचे हो गया, कुछ हो गया, ठीक है ना। ठीक है। गवर्नमेंट की भी यही 2 महीने हैं कि इन्होंने जो कुछ करना है। उसके बाद अज़ीम भाई कॉल है, हाँ जी कॉल है सियालकोट से मोहसिन साहब। मोहसिन साहब अपना सवाल बताइए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्टूबर में मैंने यूएस के लिए वीजा अप्लाई किया था जो रिफ्यूज हो गया। अब फरवरी में दोबारा इंटरव्यू है, मुझे जो मिली है डेट, तो मैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ, और मेरा जो स्टार है वो भी लिब्रा। ठीक है जी अज़ीम भाई। लिब्रा वालों को तो हमने बताया बहुत अच्छा है, मगर इनका नाम से जो है ना मोहसिन का, इनका नाम से इनका इन्होंने कहा फरवरी में है अब जी, फरवरी में इंटरव्यू। हाँ, अब देखें इनको क्या गेम कहाँ फंस गई कि 14 जनवरी टू 14 मार्च जो है ना, ठीक है, मीम से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है वो बहुत एहतियात करें, ठीक है। अब इनको करना क्या चाहिए, मोहसिन भाई को ये चाहिए कि मंगल के मंगल गोश्त का, चाहे मुर्गी की कलेजी है, कीमा है, गोश्त है, जो अफोर्ड कर सकें, ये मंगल को किसी गरीब को दे दें। गरीब को नहीं दे सकते तो इतनी दे दें जैसे कोई बिल्ली चील कव्वे खा लें, ठीक है। क्योंकि इनका 9th हाउस जो है वो मार्स बन रहा है। मार्स का होता है रेमेडी गोश्त की, ठीक है, लाल कपड़ा, गोश्त, ठीक है, लाल मसूर की दाल, ये कर लें तो ये इनका फिर जो है ना काम इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि इनका 9th हाउस, अब ये जो कह रहे हैं ना मेरा रिजेक्ट हुआ, वो बहुत खराब पोजीशन में से गुजरा था अक्टूबर में, तो अब वो 12 जनवरी को सीधा होने जा रहा है। इनका रिजल्ट, इनका इंटरव्यू है फरवरी को जी, तो फरवरी में वो अच्छी पोजीशन में होगा। तो अपना बेशक इनका खराब होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा होगा इनका जाते हुए, मगर इनको कहिएगा आप ये वाला सदका सुन रहे हैं, अगर ये वाला सदका अभी से शुरू कर दें, एवरी मंगल ये दिया करें, तो देखिएगा इनको फर्क पड़ेगा। ठीक है अज़ीम भाई, जिनको बाहर जाने का शौक है उनके लिए बता दूं एक रेमेडी, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह एक तस्बीह, या रहमानो या रहीमो या करीमो एक तस्बीह, या वली या वाली या वली या नसीर ये तीसरी तस्बीह। ये तीनों तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, जहां जाना चाहेंगे वहां के वीजा लग जाया करेंगे, मगर ये रूटीन में आपने बनाना है, प्रैक्टिस में, कि डेली, ठीक है, मगरिब के बाद तीनों तस्बीह आपने इनको कहें पढ़ें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अज़ीम जाफरी हमारे साथ मौजूद थे।